जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट। आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कि भारत सरकार ने श्री शिव गोपाल मिश्रा जी जो सेक्रेटरी स्टाफ साइड के NCGM के सचिव हैं, उनसे जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 8th पे कमीशन के लिए मांगे हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उनका अर्थ है विचाराधीन विषय। तो ये विचाराधीन विषय जो है हमारे पूर्व सैनिकों के लिए एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन से भी मांगे जाएंगे। एक्स सर्विस एसोसिएशन में जो अभी जो सदस्य होते हैं, जैसे उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें जवान, NCO, JCO ऑफिसर सभी होते हैं, वो मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। तो उनसे मेरा अनुरोध है, क्योंकि उसमें जवान भी होंगे, JCO भी होंगे, तो जवान और JCO का से मेरा अनुरोध है कि ESM एसोसिएशन के सदस्यों से पूर्व सैनिकों का अनुरोध है कि कुछ पूर्व सैनिकों की विसंगतियां के बारे में इस वीडियो में उल्लेख किया गया है, उनको भी 8th CPC में विचाराधीन किया जाए। आप इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को मैं समझा के लास्ट में आपको क्या क्या विसंगतियाँ हैं, उसमें सारी विसंगतियाँ मैं आपको समझाऊंगा। एक सिपाही से लेकर के नायक, हवलदार, JCOs, ऑर्डनरी आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डनरी कमीशन और जितने भी है सारी विसंगतियाँ मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में। तो वो आप देखना इसको, और आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो है हमारी मांगे हैं, जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं, ये ऊपर तक जाएं और उन पर विचार किया जाए। तो आप ज़रूर इस चैनल में जो है अगर नए बने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं रोज़ जो है एक वीडियो आपके पास में ज़रूर भेजता हूँ इससे संबंधित। तो ये जो लेटर है जो मांगा है, ये जो सरकार ने, भारत सरकार ने जो है उनसे मांगा है, श्री शिव गोपाल मिश्रा जी से मांगा है कि भाई आपके क्या क्या विचाराधीन है, जो स्टाफ की साइड से, जो कर्मचारियों की तरफ से विषय हैं, तो वो सभी डिपार्टमेंट से मांगे जाएंगे। वो पूर्व सैनिकों के लिए भी मांगे जाएंगे और सर्विस पर्सन के लिए भी आर्मी से मांगे जाते हैं। पूर्व सैनिकों के एसोसिएशन से, जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, उनसे मांगे जाएंगे, जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। और उसमें ऑफिसर साहिबान भी होते हैं, JCO भी होते हैं, वैसे वह रजिस्टर्ड होती नहीं है। NCO भी, जवान भी सभी होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा लेटर इसके बारे में, तो इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आप देखिए। ये है वो लेटर जिसके बारे में कि ये श्री शिव गोपाल मिश्रा जी से मांगा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड PG पेंशनर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, नॉर्थ ब्लॉक का लेटर है, 23 जनवरी का है, भी हाल का लेटर है ये। तो ये मांगा है इसमें। अब ये जो है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड के, नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के, ठीक है नहीं, ये फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली, यहाँ पर है। तो इन्होंने जैसे किया है कि इसके अंदर देखो द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मैं आगे समझाता हूँ आपको। इसमें ये है, देखो सर, एज यू आर अवेयर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू सेट अप द 8th सेंट्रल पे कमीशन। भाई जैसे आपको है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC जो है डिसाइड कर दिया गया है, तो द टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs ऑफ द 8th CPC आर नाउ टू बी फाइनलाइज्ड। ये फाइनलाइज किए जाने हैं। तो इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्ट दैट सजेशन फॉर द स्टाफ साइड। स्टाफ साइड से क्या क्या आपकी सजेशन है, वो मांग रही सजेशन। रिगार्ड में प्लीज बी सेंट द अंडरसाइंड एट द अरेस्ट। तो ये जो है उनसे मांगे गए हैं। तो हमारे जो पूर्व सैनिकों की सजेशन भी मांगी जाएंगी हमारे एसोसिएशन से, तो उनके बारे में वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उनसे ये तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें। ये है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये 7th CPC का है, ये चेयरमैन सर है, मेंबर है तीनों, ये 7th CPC का है। तो इसमें सबसे पहले आता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। कमीशन विल बी फॉलो एज फॉलो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है इनके बारे में डिसाइड करने के लिए ये है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। ये देखो, आयोग के विचाराधीन विषय, आयोग के विचाराधीन विषय कौन कौन से हैं। तो ये तो सब हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग विचाराधीन विषय होंगे, वो उनके डिपार्टमेंट से मांगे हैं, उनके सिविल कर्मचारियों के से वो हैं, उनके मांगे गए हैं। तो हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनसे हमारे बारे में मांगे जाएंगे, जिस प्रकार से जिनमें जो आ गया वेतन, भत्ते, नगद अथवा वस्तु, जो मतलब सारी चीज़ें जो भी हैं होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए वो हो सकती है युक्तिकरण और सरलीकरण के साथ में जो होनी चाहिए वो चीज़ें मांगी जा रही हैं। तो वो चीज़ें हमारे जो पूर्व सैनिक हैं
उनसे भी मांगे जाएंगे वो। तो पूर्व सैनिकों को देखो, ये है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन। ये जो हमारी जब एक्स सर्विस एसोसिएशन जो रिकॉग्नाइज होती हैं उस समय क्या क्या चीज़ें ध्यान ली जाती हैं, तो उनसे मांगे जाएंगे ये, और हर हालत में मांगे जाएंगे जब तक, क्योंकि हर एक के डिपार्टमेंट के हर मांग जाते हैं। एक्स सर्विस एसोसिएशन के जो है उनके मांगे जाएंगे उनसे। तो ये जो है एक्स सर्विस एसोसिएशन सारा ये लेटर दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसकी क्या क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए इसमें। वो ज़्यादा मैं समय लूँगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। सारे इसमें एयरफोर्स आर्मी सब होते हैं इसमें। ये एक्ट लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 दिखा रखा है इसमें, ठीक है। तो ये सारे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेटर नंबर दे रखे हैं, ये सारे गाइडलाइंस दे रखी हैं इसमें। तो मैं आपको मेन चीज़ पे ले चलता हूँ, आपको एक्स सर्विस एसोसिएशन एंड देयर रिकॉग्नाइजेशन उनके बारे में दे रखा है। मैं सिर्फ आपको वहाँ पे ले चलता हूँ कि इसमें होते कौन कौन हैं। तो इसमें होते जो हैं, अब ये देख लो आप, इसमें जो होते हैं, एसोसिएशन शुड हैव ए पैन इंडिया प्रेजेंस, दैट इज द एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, मतलब सारे इंडिया को वो करे। शुड बी ऑफ द ऑल करेक्टर्स एंड शुड हैव एडुकेट नंबर ऑफ ब्रांचेज, सभी ब्रांचेज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सब के अंदर। ईच ऑफिस बियर शुड बी कंपोज ऑफ द मिक्स पर्सनल ऑफ द 3 सर्विसेज, 3 आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों सर्विस के जो रैंक्स होते हैं वो इसके अंदर सभी होने चाहिए। और इसके अंदर खाली ये नहीं है कि अफसर साहिबान ही होते हैं, अफसर साहिबान रखेंगे वो अपनी तरफ से रखेंगे, लेकिन जेसीओ जो साहिबान जो इसमें हैं, क्योंकि बिना इसके तो जेसीओ साहिबान का तो बनती नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं होती है। तो इसमें जेसीओ साहिबान भी हैं, ओआरस भी हैं। तो हमारा उनसे अनुरोध है कि कृपा करके वो भी ओआरस की तरफ से, जेएसयू की तरफ से अपने अपने पॉइंट जो हैं कम से कम उनके नॉलेज में हैं, आर्मी इक्विवेलेंट रैंक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी के होते हैं इसमें, ठीक है नहीं। तो वो जो है अपने अपने पॉइंट इसमें रखे जाने चाहिए, अन्यथा जो है फिर पिछले 7 CP की तरह ही होगा और उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ रह जाएंगी जैसे पीछे से रहती हुई आ रही हैं। तो वो जैसे मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी कौन कौन सी विसंगतियाँ हैं, विशेषकर उसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इस पर ज़रूरी है कि सबसे पहली है कि जो जेसीओ साहिबान जो एनसीओज हैं वहाँ पर जो रिकॉग्नाइज हैं, जिनको उनको लिया गया है, जिनको बुलाया जाएगा, तो अपनी बात खुल करके रखें, क्योंकि उस समय अक्सर देखा जाता है कि जेसीओ जवान की बात बहुत कम सुनी जाती हैं और इसीलिए इनकी पे कमीशन में इनकी कमियां रह जाती हैं कि ये पूरी अपनी अच्छी तरह से, क्यों अफसर साहिबान तो अच्छी तरह से ब्रीफ कर देते हैं वो, लेकिन उनको तो नीचे वालों की कमियों का इतने बार पता नहीं है कि भाई नीचे के जो पूर्व सैनिक हैं उनके अंदर क्या क्या, उनकी पेंशन में क्या क्या कमियां हैं, वो तो जब जेसीओज जवान जो वहाँ पर हैं एनसीओज वो समझाएंगे, एक एक ब्रीफ करेंगे तभी पता चलेगा। तो ये जो कमियां हैं देखो, खासकर हमारे जो नॉलेज में आई हैं, बाकी तो बहुत सारियां हैं वो आप लोग भी भेज सकते हो, लेकिन मोटी मोटी जो अभी तक को नॉलेज में आई हैं, जैसे कि जिस पूर्व सैनिक को जितनी साल सर्विस की है, अब जैसे मान लो कोई हवलदार हैं, हवलदारों ने सर्विस की है 24 साल तक और पेंशन मिल रही है 20 साल से लेकर 24 साल तक एक ही। तो सभी हवलदारों का एक पॉइंट आता है यहाँ पर, सभी एनसीओज हवलदार जो हैं उनका पॉइंट आता है कि हम 24 साल नौकरी करके आए हैं और हमारे को 20 साल की सर्विस की पेंशन मिल रही है, 20 साल के बाद में कोई इंक्रीजमेंट नहीं लगा। और इसी प्रकार से जो है जवान का भी है, बहुत से नायक बोलते हैं कि हमने तो पूरी 26 साल तक नौकरी की है, हमारे को तो 22 साल तक का ही मिल रहा है, 24 साल तक नौकरी की है हमने, 22 साल तक ही मिल रहा है। कई नायक तो 26 साल भी उसमें इमरजेंसी के टाइम में करके आए होंगे, जो ऑपरेशन के टाइम वो था कई बार में उस समय के लिए, तो उनको मिलते ही है वही। तो इस प्रकार से हर साल इंक्रीजमेंट लगना चाहिए, हर साल का इंक्रीजमेंट लगेगा तो अपने आप सबको, ये नहीं कि भाई 19 साल से लेकर के 24 साल तक के हवलदार को एक ही कर दो, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हर एक साल ये पॉइंट बिल्कुल ठोस रखा जाना चाहिए वहाँ पर कि जितनी जो साल सर्विस करके आया है उसके अनुसार उनको इंक्रीजमेंट लगे और उसका फ़ायदा बेनिफिट मिले। तो किसी की कोई पॉइंट नहीं रहेगा कि भाई ठीक है मैं जितनी साल नौकरी करके आया हूँ उतना साल का मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो किसी का कोई पॉइंट इसमें नहीं रहेगा और ये विसंगति है और इसको दूर होना चाहिए। और सभी आफ्टर रिटायरमेंट ऑनर रैंक जो हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए और ये माननीय न्यायालय ने माना है। ये जो हमारे पूरा एसोसिएशन संघ है उनका भी पॉइंट है और ये कई बार पॉइंट उठ चुका है कि भाई जब रैंक दिया गया है और गजट नोटिफिकेशन होता है
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने पर ही गजट नोटिफिकेशन हो रहा है तो फिर रैंक दिया गया है तो इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। और फिर एक रैंक को मिल रहा है, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार को मिल रहा है, ऑर्डिनरी सूबेदार को नहीं मिल रहा, सूबेदार मेजर को नहीं मिल रहा, ऑर्डिनरी हवलदार को नहीं मिल रहा, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को नहीं मिल रहा, ऑर्डिनरी कैप्टन को नहीं मिल रहा। तो इन सभी को जो है आफ्टर रिटायरमेंट का रैंक दिया जाता है तो उसकी पेंशन मिलना चाहिए, नहीं तो उसको रैंक का देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पॉइंट भी जो है जोर से उठाना चाहिए वहाँ पर। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का पे लेवल भी बढ़ना चाहिए। जैसे अब सिपाही जो है लेवल 3 में आ रहा है, नहीं उसको 4-5 से ऊपर बढ़ाना चाहिए। और क्योंकि ये ऑटोमेटिक बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो है सभी जेएसओ को जब सिविल गजेटेड ऑफिसर के बराबर पे एंड पेंशन मिलनी चाहिए तो उनका ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। जो 6 में नायब सूबेदार साहब आ रहे हैं उनमें उनको गजेटेड के बराबर नहीं मिल रही है, उनको कम से कम 8 में जाना पड़ेगा, 8 वाले को 9 में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है नीचे से हवलदार को, जो हवलदार 5 में आ रहा है उसको 6-7 में जाना पड़ेगा, 6 में जाना चाहिए। नायक जो 4 में आ रहा है उसको 5 में जाना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी का सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक पे लेवल भी बढ़ना चाहिए। और सभी जेएसओ को सिविल के गजेटेड ऑफिसर के बराबर पे एंड पेंशन मिलनी चाहिए। जब आर्मी ने बिल्कुल ये लेटर निकाल दिया है, और ये तो है ही, गजेटेड ऑफिसर तो है ही, क्योंकि गजेट नोटिफिकेशन होता है जब एक नायब सूबेदार बनता है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति के महोदय के साइन होकर के आते हैं। और जेएसओ जब जो है बनता है वो, तो उसमें राष्ट्रपति महोदय के साइन होकर के आते हैं और उसमें गजेट नोटिफिकेशन में निकलता है वो। तो फिर उसको जब जेएसओ ऑलरेडी गजेट ऑफिसर है तो उसको उसके बेनिफिट सिविल के गजेट ऑफिसर के बराबर मिलने चाहिए, अभी नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि सिविल का गजेट ऑफिसर के जो है जब वहाँ पर जो है एक लेक्चरर लगता है वो इस गजेट में आता है तो उसके बराबर उनको मिलना चाहिए। और इक्वल एमएसपी का जो केस चल रहा है ये सबको मिलनी चाहिए। और साथ ही जो है हमारे पूर्व भाई कर रहे हैं कि जो है ये प्रीमेचर रिटायरमेंट पीएमआर को भी ओआरओपी में मिलना चाहिए, पीएमआर, ठीक है नहीं, मैं इसमें भूल गया था, इसमें एंट्री नहीं किया, पीएमआर को भी। तो इस प्रकार के भी ओआरओपी में शामिल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे हमारा अनुरोध है कि जो हमारे पूर्व सैनिक जो वहाँ पर जो संगठन है वो जब वहाँ पर रखेंगे तो ये सारे पॉइंट उसमें कम से कम होना चाहिए। बाकी आपके पास तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप तो इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ पूर्व सैनिकों के पॉइंट मेरे पास आए हैं तो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ताकि ये बातें, क्योंकि ये बातें जाएंगी कहाँ से, तब हम लोग आपस में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी तो वहाँ पर पहुँचेंगी। और भी मेरे जो वीडियोज़ बना रहे हैं पूर्व सैनिक, उन सभी सैनिक भाइयों से अनुरोध है कि जो है इस प्रकार के मांग अपनी रख करके आप पेश करें, ताकि आगे तक मांग जाए और इन पर विचार किया जाए। अगर आपके पास और भी कोई विचाराधीन है तो वो भी आप बना सकते हैं। ये तो मैं तो जल्दी में बनाया हूँ, जो मेरे पास आए थे पूर्व सैनिकों के तो मैं बनाया हूँ। तो आप अगर इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे, मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू।